आइए एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो 12th क्लास के सिलेबस में एक प्रश्न पूछा जाता है। दलित पैंथर्स के बारे में बात करने के पहले हम कुछ इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। दलितों के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि देश की आजादी के पहले भी दलितों पर जो अत्याचार जो हो रहा था, अनवरत उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। दलितों को समाज में अछूत समझा जाता था। दलितों को हमेशा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश किया जाता था, क्योंकि उन्हें अछूत समझा जाता था। ना उसके बच्चों को, ना उस दलित के परिवार के लोगों को स्कूल में, कॉलेज में ना ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ना ही कोई सरकारी सुविधाएं उसे दी जाती थी। ये देश की आजादी के पहले भी कई किस प्रकार के उदाहरण आपको दलितों पर हुए अत्याचार के बारे में आपको सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन देश की आजादी के बाद भी इसके ऊपर अत्याचार होता रहा, और इसी अत्याचार को समाप्त करने के लिए देश में दलित पैंथर्स आंदोलन की शुरुआत होती है। आइए जानते हैं कि आखिर दलित पैंथर्स आंदोलन क्या था। दलित पैंथर्स आंदोलन हमारे देश में दलितों के उत्थान के लिए इतना भव्य और इतना दिव्य और इतना बड़ा आंदोलन इसके पहले हमारे देश में तो दलितों के उत्थान के लिए तो कभी तो हुआ ही नहीं था, जितना कि दलित पैंथर्स में हुआ था। आइए जानते हैं कि इसके इतिहास के बारे में, आखिर इसकी मुख्य मांगें क्या थी दलित पैंथर्स की। दलित पैंथर्स, इसमें से 3 सबसे प्रमुख लोगों का नाम आता है, जिसमें से नाम आता है कि राजा ढाले, नामदेव ढसाल और जेबी पवार। इन तीनों के नेतृत्व में समय होता है सन 1970 के दशक में। बात नहीं कीजिए, समय सन 1970 के दशक में दलित पैंथर्स आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। सन 1970 के दशक में क्या होता है, जो दलितों की जो शिक्षित और जो पहली पीढ़ी थी, 1970 तक देश आजाद हो चुका था। 1947 में, 1970 की यह बात है, संविधान में तब तक कई सारे अधिकार प्राप्त हो गया था। दलितों को भी पढ़ने की, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, विद्यालय जाने का अधिकार उन सबों को भी मिल चुका था। तो सन 1970 ईस्वी में दलित समुदाय की जो पहली पीढ़ी, जो शिक्षित पीढ़ी, जो पढ़े लिखे पीढ़ी जो तैयार हुआ, कब? सन 1970 के दशक में पहली पीढ़ी जो तैयार हुआ, वह शिक्षित दलित पीढ़ी जो थी, इन लोगों ने क्या किया, अपने अधिकार के लिए समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक छुआछूत की भावना से ऊपर उठने के लिए इन लोगों ने जो एक आंदोलन की जो शुरुआत की, और इन लोगों ने अपने हक की आवाज उठानी शुरू कर दी। यह समय है सन 1970 के दशक का। समझ रहे बात को? सन 1970 के दशक में इसकी शुरुआत होती है, दलित पैंथर्स आंदोलन की शुरुआत होती है। और खास बात यह है, दलित पैंथर्स आंदोलन की जो शुरुआत होती है वह महाराष्ट्र के झुग्गी झोपड़ियों इलाकों से होती है। महाराष्ट्र को अभी जिसको मुंबई जो कहते हैं ना, तो महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होती है। और इस दलित पैंथर्स में जो शिक्षित दलित की जो पहली पीढ़ी थी, इन पीढ़ियों ने, इसमें ज्यादातर लोग कौन शामिल था जानते हैं? इसमें ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के झुग्गी झोपड़ी में पलकर बढ़े हुए थे, झुग्गी झोपड़ियों में पलकर बढ़े हुए थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी वे शिक्षित थे, वे अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू करता है सन 1970 के दशक में। समझ रहे बात को? 1970 के दशक में जब झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने
जब आवाज उठानी शुरू कर दी, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके पास कोई अधिकार तो था नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोग थे, झुग्गियों में रहते थे, लेकिन उसके पास कोई न राजनीतिक, न आर्थिक, न सामाजिक किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। अर्थात वे समाज से एकदम बिल्कुल हास्यकरण पर थे। हास्यकरण का मतलब समझते हैं ना? हास्यकरण का मतलब होता है पिछड़ा हुआ। हास्यकरण का मतलब होता है कि जिस प्रकार से दलित क्या कि वर्षों से, देश की आज़ादी से लेकर के देश की आज़ादी के बाद तक भी दलित हास्यकरण पर रहा। हास्यकरण पर कहने का मतलब क्या हो गया? हास्यकरण समाज उसको कहते हैं जिसे आज भी शिक्षा से वंचित रखा गया है, आज भी शिक्षा से वंचित है, जो आज भी सामाजिक सद्भावना से वंचित है, जिसे आज भी राजनीतिक आधार पर उसे उतना हक और अधिकार नहीं प्राप्त है। अर्थात आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जातीय रूप से, हर एक स्तर से जो आज भी समाज से बिल्कुल दबा कुचला है, समाज से बिल्कुल एकदम पीछे है, समाज के मुख्य धारा में आज भी वो शामिल नहीं है, तो उसको कहा जाता है हास्यकरण। उसी प्रकार से दलित क्या थे? वर्षों से हास्यकरण पर था। और इसकी सुगबुगाहट कब हो जाती है? सन 1970 के दशक में, जब महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोग जो झुग्गियों में रहते थे, उन लोगों ने अपने हक और अधिकार के लिए उसके ऊपर जो सदियों वर्षों से जो जुल्म चला आ रहा था, वे लोग झेल रहे थे, इसके लिए आवाज उठती है। महाराष्ट्र वह स्थान है और समय है सन 1970 का दशक, और उस वक्त इन पढ़े लिखे लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। कहाँ के लोग थे? झुग्गी झोपड़ी के लोग। ये तो सन 1970 की दशक की बात है, लेकिन सन 1972 ईस्वी में आते हैं, क्योंकि बिना संगठन का किसी भी आंदोलन की शुरुआत नहीं की जा सकती है। इसलिए महाराष्ट्र के झुग्गी झोपड़ियों के पढ़े लिखे दलित युवकों ने सन 1972 ईस्वी में दलित युवकों ने एक संगठन का निर्माण किया। दलित युवकों ने एक संगठन का निर्माण किया और उस संगठन का नाम दिया गया क्या? दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स नाम दिया गया। बात समझ पाइए? दलित पैंथर्स नाम दिया। शुरुआत होती है सन 1970 के दशक में, और सन 1972 तक आते आते दलित युवकों ने एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम था क्या? दलित पैंथर्स। बात समझ पा रही है? अब यहां पर हमने तो एक छोटी सी इतिहास को तो हमने इसमें बता दिया, लेकिन इस दलित पैंथर्स के युवकों की, दलित लोगों की इसमें मांग क्या थी? आप लोग अगर यह सोच रहे होंगे कि ये दलित पैंथर्स की मांग सिर्फ अपने जाति, अपने दलित वर्ग के उत्थान के लिए सिर्फ इन लोगों ने मांग की थी, बात ऐसी नहीं थी। इसमें बहुत से बड़े बड़े मांग थे। इसमें अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जब देश जब आजाद हो गया, देश आजादी के बाद देश में संविधान का निर्माण हुआ, और जब संविधान का निर्माण हुआ तो दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे कानूनन प्रावधान तो किया गया, ये भी बात सही है, बहुत सारे कानूनन प्रावधान किए गए, बहुत सारे आर्टिकल्स को उसमें जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल 70 के अंतर्गत, अर्थात अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत की अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना को पूरी तरह से क्या कर दिया गया? बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से कई सारे प्रावधान भारतीय संविधान में इसमें लागू किया गया, लेकिन सिर्फ कानून बन जाने के मात्र से ही इन लोगों का उत्थान होने वाला नहीं था। कानून बन जाने से सिर्फ इसका उत्थान नहीं हो जाएगा। कानून में आरक्षण का भी प्रावधान किया, अनुच्छेद 17 का भी प्रावधान किया, अन्य भी कई सारे उपबंधों को जोड़ा गया। इसके आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान के लिए कई सारे प्रावधान किए गए, लेकिन ये सारे संविधान में प्रावधान किए जाने के बावजूद भी बहुत बड़ा कोई इसके अंदर बदलाव नहीं आ रहा था। बात समझ रहे ना? नहीं आ रहा था। तो संविधान में इसके लिए कानून बना कि इसके साथ कोई छुआछूत की भावना नहीं कर सकता, इसके साथ कोई भेदभाव की भावना नहीं कर सकता है, दलितों के साथ कोई ऊंच नीच की भावना नहीं कर सकता है, कोई जाति सूचक शब्द से संबोधित नहीं कर सकता है। ये सब सही बात है। आखिर समाज में किसी भी प्रकार की अगर इस प्रकार की जो बुराइयां होती है, इसे कानून के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। किसी भी बुराई को समाज में समाप्त करने के लिए कानून ही पर्याप्त नहीं होता है, कानून पर्याप्त नहीं हो सकता है। उसके लिए व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता होती है कि नहीं? इसी में क्या किया कि आरक्षण का भी क्या कर दिया गया कि आरक्षण संविधान के तहत जो दिया गया था दलितों को, आरक्षण, रिजर्वेशन, छूट,
उसको सही तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए, सिर्फ संविधान में कह देने से उसके लिए आरक्षण तो नहीं हो जाएगा ना, तो उसका सही क्रियान्वयन करने के भी तमाम तरह की बातें इसमें कही गई थी। तो दलित पैंथर्स युवकों का जो आंदोलन था, दलित पैंथर्स के युवकों का आंदोलन, इसमें सबसे प्रमुख जो मांग जो थी ना, दलितों को उत्थान के लिए संविधान में कानून बना, और संविधान में जो आरक्षण जो प्रावधान किया गया था उन लोगों के लिए, वो आरक्षण दलितों को उत्थान के लिए सही रूप से क्रियान्वयन हो, उसके लिए लागू और वो फायदा उठा सके, ये सबसे बड़ी इन लोगों की मांग थी। और इसमें से सबसे प्रमुख मांग ये थी कि भारत, देख लीजिए भाई, कि भारत दुनिया के एकमात्र ऐसी विविधता वाला देश है जहां विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, वर्ग के लोग निवास करते हैं। ये तो बात सही है। तो यहाँ पर भारत में जितनी भी जातियां, मैं एक बार कह रहा हूं कि दलित पैंथर्स आंदोलन की जो शुरुआत होती है, यह सिर्फ अपने दलित वर्गों की ही उत्थान के लिए ये लोग बात नहीं करते थे। बहुत व्यापक और बहुत ही सुंदर विचारधारा था इस दलित पैंथर्स आंदोलन का। इसमें क्या है, इसमें से एक दूसरी सबसे प्रमुख मांग थी कि भारत में जो जाति जो व्यवस्था है, जाति प्रथा है, यह जाति प्रथा भी समाप्त होनी चाहिए। इतने सारे जातियों में लोग जो बटे हुए हैं, ये जातियां भी बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए, इसका भी एक प्रमुख सबसे मांग थी। और इसकी तीसरी सबसे प्रमुख मांग थी कि भारत में जितने भी जो भूमिहीन गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, संप्रदाय का वह क्यों ना हो, जो भूमिहीन है, जो गरीब है, और जो मजदूर वर्ग के हैं, जो शहरी क्षेत्रों में कल कारखानों में जो मजदूरी जो करता है, उन सभी के लिए भी यह मांग थी। दलित सहित सारे वंचितों को संगठित करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। सिर्फ इसमें दलितों को ही संगठित करने का मुख्य उद्देश्य नहीं था, दलित के साथ साथ अन्य वर्ग जो वंचित जो थे, इन वंचित वर्गों को भी संगठित करना और उसको हक और अधिकार दिलाना दलित पैंथर्स का सबसे प्रमुख मुद्दा हुआ करता था। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि ये पूरे देश में धीरे धीरे यह आंदोलन फैल जाता है। इस प्रकार से दलित पैंथर्स जो आंदोलन जो था, महाराष्ट्र के युवकों के द्वारा जिसकी शुरुआत जो की गई, यह दलितों के लिए सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे पहला आंदोलन माना जाता है। सबसे बड़ा और सबसे पहला आंदोलन माना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे देश के कई क्षेत्रों में यह आंदोलन फैलता गया, लोगों के अंदर जागरूकता आती गई। समझ रहे ना? तो देख लो, किसी भी चीज की, कि समाज की किसी भी बुराई को समाप्त करने के लिए सिर्फ कानूनन तरीका को ही अपनाना, कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए व्यापक स्तर पर आंदोलन की आवश्यकता होती है। आंदोलन की बिना आंदोलन का कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दलितों ने यहाँ पर जब आंदोलन जब किया, उसके बाद धीरे धीरे इसकी हर एक धीरे धीरे इसकी समस्याओं को सरकार ने सुनती गई। और आज भी देखिए, मैं वर्तमान समय में कह देता हूँ, आज सामाजिक जागरूकता भी है, कानूनन भी बहुत सारे हैं, बहुत से कानून हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए, है ना, बहुत सारे कानून हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में कहीं न कहीं आपको इस प्रकार की परिस्थितियां आपको देखने को मिल जाएगी कि उसके साथ भेदभाव किया गया, उसके साथ अछूत व्यवहार किया गया, उसके साथ नीच व्यवहार किया गया। तमाम तरह के कानून है, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं इस प्रकार का दृश्य देखने को मिल जाता है। अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया में इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें समझ रहे ना? तो ये था दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स की बहुत बड़ी इतिहास है, बहुत बड़ी इतिहास है। लेकिन आपकी जो आवश्यकता है, 12th क्लास की जो आवश्यकता, आपका जो प्रश्न जो पूछा जाएगा, इस प्रश्न के लिए इतना ही जवाब आपके लिए अभी काफी है। इसके बहुत सारे तरीके से इसको बताया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इसके अंदर तथ्य हैं, जिन सारी चीजों को मैंने नहीं बताया है। अभी आपको बस इतनी ही आवश्यकता है। समझ रहे हैं? रुकिए, अभी बहुत सारे भी इसमें बहुत सारी चीजों को बताया जा सकता है, लेकिन आपकी आवश्यकता के अनुसार मैंने इतना ही बताया। आप जानते हैं ना, दलितों को हरिजन कहा जाता है। हरिजन, हरिजन, हरि का मतलब क्या होता है? दलितों को हरिजन कहा जाता है। और ये हरिजन शब्द किसने दिया था पता है आपको? ये हरिजन किसने कहा था? दलितों को हरिजन किसने कहा था? नहीं पता है? चलिए आज मैं आपको बता देता हूं कि दलितों को हरिजन किसने कहा था।
महात्मा गांधी ने हरिजन, ये हरिजन जो है, हरिजन, हरिजन, दलितों को सम्मान देने के लिए महात्मा गांधी ने इस शब्द का उपयोग किया था, हरिजन। हरि का मतलब होता है क्या? हरि का मतलब होता है भगवान। भगवान क्या? भगवान, ईश्वर। और जन का मतलब लोग, अर्थात भगवान के लोग, ईश्वर के लोग, ईश्वर की सेवा करने वाले, ईश्वर को पूजने वाले, ईश्वर को मानने वाले लोगों को हरिजन कहा जाता है। इस सुंदर शब्द को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन लोगों की सम्मान देने के लिए, संबोधित करने के लिए कहा था। समझ रहे बात को? हरिजन कहा था। देखिए, मैं एक बात और को भी बता देता हूं कि चाहे जितनी भी सामाजिक जागरूकता आ जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े कानून क्यों ना बन जाए, ये सब कारगर है इन सारी चीजों को रोकने के लिए, लेकिन सशक्त होने के लिए आपको खुद भी तैयारी करनी पड़ेगी। कहने का मतलब, ये प्रकृति का नियम है, ये संसार का नियम है। जब तक तुम कमजोर रहोगे तब तक तुम्हें सताया जाएगा, चाहे तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा क्षेत्र, कुछ भी हो। अगर तुम कमजोर है तो तुमको सताया जाएगा, सताया जाएगा, तुम्हारा शोषण होगा, इस बात की गारंटी है। चाहे जितने भी कानून बन जाए, जितने भी लोगों के अंदर जागरूकता आ जाए, शोषण होगा तो होगा। इसलिए जीवन में कुछ करो या ना करो, आर्थिक रूप से तुम मजबूत रहो या ना रहो, सामाजिक रूप से मजबूत रहो या ना रहो, लेकिन शैक्षणिक रूप से और बौद्धिक रूप से आपको मजबूत रहना पड़ेगा, तभी आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। समझ रहे बात को? गांव ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि कोई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसकी बहुत ज्यादा जमीनें हैं, धन्ना सेठ है, बड़ा किसान है, सेठ है। वो अपने खेत में हल चलाने के लिए किसको बोलता है? अपने बराबरी को बुलाता है, अपने से कमजोर लोगों को बुलाता है। अपने से कमजोर लोग ही उसका काम कर सकते हैं, अपने बराबरी वाला उसके खेत में काम नहीं कर देगा। कर देगा क्या? नहीं करते, क्योंकि वह जानता है कि ये हमसे कमजोर है, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर एक स्तर से वो कमजोर है। यही मेरा काम करेगा और यही उसके खेत में जाकर के काम करेगा। इसका मतलब वो तुम्हारा कई स्तर से तुम्हारा शोषण करेगा। इसलिए सब कुछ करना जिंदगी में, लेकिन कमजोर कभी मत रहना। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ज्यादा, चलेगा, धन नहीं है ज्यादा, चलेगा, लेकिन शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करना। मजबूत, क्योंकि पूजा किसकी होती है? जिसके पास शक्ति होती है। जिसके पास शक्ति होती है पूजा उसी की होती है, अन्यथा पूजा नहीं होती है। मनुष्यों की पूजा नहीं होती है। अरे उस मनुष्य के पास जो शक्ति है, उस शक्ति के लोग पूजा करते हैं। समझ रहे बात को? इसलिए अपने अंदर शक्ति को पैदा कीजिए। आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चलेगा। आप भूमिहीन हैं, चलेगा। पैसे नहीं है, चलेगा। लेकिन आप शैक्षणिक और बौद्धिक रूप से अगर आप कमजोर हैं ना, मैं गारंटी कह देता हूं, आपका कोई भी शोषण करेगा तो करेगा, कानून धरी की धरी रह जाएगी। समझ रहे बात को? कानून धरी की धरी रह जाएगी। वो कानून आपको बचाएगा बाद में, लेकिन अगर आप शैक्षिक रूप से, बौद्धिक रूप से अगर आप कमजोर रह गए हैं तो आपको सताने के लिए, आपका शोषण करने के लिए हर एक जगह तैयार है, हर एक जगह तैयार है। समझ रहे बात को? इसलिए मजबूत बनो, ताकतवर बनो। समझ रहे? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लेते हैं ये दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं ये दो व्यक्ति है। ये क्या?
ये दो व्यक्ति है, ठीक, ये दो व्यक्ति है, ठीक है। ये जो व्यक्ति इसके पास शिक्षा है ना, इसके पास रोजगार, ये राजनीतिक रूप से, ये सामाजिक रूप से हर एक स्तर से क्या ये मजबूत है। शैक्षिक रूप से भी मजबूत है, रोजगार है इसके पास, राजनीतिक रूप से यह मजबूत है, सामाजिक रूप से भी मजबूत है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है। हर एक स्तर से यह क्या है, यह हर एक रूप से यह मजबूत है। यह संपन्न हो गया, चाहे इसकी जाति बिरादरी चाहे कुछ भी रहे। तो इस व्यक्ति के पास अगर शिक्षा है, रोजगार है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर एक स्तर से यह स्ट्रांग है, इसका कोई शोषण कर देगा? इसका कोई शोषण नहीं कर सकता है। लेकिन यही दूसरा व्यक्ति न इसके पास शिक्षा है, न इसके पास आर्थिक रूप से यह मजबूत है, और न ही यह राजनीतिक रूप से मजबूत है, न ही सामाजिक रूप से मजबूत है, न ही आर्थिक रूप से मजबूत है। मतलब कि हर एक स्तर से यह कमजोर है। ये इसका काम करेगा सो बता, जो हर एक स्तर से जो कमजोर है वही नहीं इसका काम करेगा। यही नहीं इसके खेत में काम करेगा, यही नहीं 4 बजे एकदम भोरे जाकर के करे बहुत देर हो गया यार, हर बैल ले लो, चलो जल्दी, ये नहीं इसको कहेगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर से हर एक स्तर से क्या है, कमजोर है। इसलिए कानून अपने जगह पर है। अगर आपको दूसरों के साथ अगर मुकाबला करना है, इसकी बराबरी के साथ अगर इसको बराबरी अगर करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको भी शिक्षा प्राप्त करनी ही पड़ेगी, इसको भी आर्थिक रूप से मजबूत होना ही पड़ेगा, इसको भी सामाजिक रूप से मजबूत होना ही पड़ेगा, इसको भी राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। इसकी मजाल है कि ये हिम्मत कर देगा कि तुम चलो मेरे यहाँ काम करो, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जानता है कि जो क्षमता हमारी है वही क्षमता इसकी भी है, इसका शोषण रुक जाएगा। अन्यथा तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हारा शोषण रुकने वाला नहीं है। यही दलितों के साथ हो रहा था। सदियों वर्षों से इस प्रकार की जो प्रक्रिया जो चल रही थी ना, यही दलितों के साथ चल रहा था। वे हर एक स्तर से पिछड़े हुए थे, हाशिएकरण पर थे। इसलिए देश की आजादी के बाद हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ, संविधान में उसके उत्थान के लिए कई सारे प्रावधान किए गए, कई सारे उसमें कानून बनाए गए, कई सारे आर्टिकल्स को जोड़ा गया, आरक्षण का व्यवस्था किया गया, ताकि वे आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक और सामाजिक रूप से वह मजबूत हो जाए। उसके बाद उसकी जाति चाहे कुछ भी रहे, उसका कोई शोषण नहीं कर सकता है, वह भी एक क्रीमी लेयर में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए चैप्टर को समाप्त करते करते, इस क्वेश्चन को समाप्त करते करते मैं एक बात फिर से आपको कह देता हूं। हर एक स्तर से तुम कमजोर रहना चल जाएगा, लेकिन दो रूप से, एक शैक्षिक और एक बौद्धिक, एक शैक्षिक दूसरा बौद्धिक रूप से हमेशा मजबूत रहना। तुम्हें कोई नहीं पछाड़ा। तुम्हारे जेब में कितने पैसे कोई देखने आ रहा है? हमारे जेब में पैसे हैं कि नहीं कोई देख रहा है क्या? पॉकेट में हाथ डाल करके देख रहा है? लेकिन ये जानता है कि ये पढ़ा लिखा इंसान है, हम इसे किसी भी प्रकार की कोई बात कहेंगे ना तो इसके पास तुरंत जवाब है, ये मुझे टिकने नहीं देगा। हमारे को शोषण कर पाएगा? नहीं कर सकता है। समझ रहे बात को? कोई नहीं शोषण कर सकता।